बना लो ग्राफ, कैसा बनेगा? हाँ जी, बताओ। तो समझ में आ रहा है कि ये तो वही ग्राफ है जो अभी हमने सीखा है, 8 डिवाइडेड बाई √ऑफ 4 प्लस। अब देख सकते हो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म है, मतलब वाई के सिमेट्रिकल होगा। एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, वाई की वैल्यू घटेगी। इसका ग्राफ और वाई मैक्स अगर हम देख लें तो वाई मैक्स अपना आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। और एक्स इज इक्वल टू 0 पे अगर हम डाल दें तो ये आ जाएगा अपना वाई मैक्स की वैल्यू 4। और इसका ग्राफ जो हमने प्लॉट किया था तो ग्राफ अपने को दिख गया था ऐसा। हाँ, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव भी तो होगा। यानी जो ग्राफ पहले पॉजिटिव साइड बन रहा था वही ग्राफ अब नेगेटिव साइड में बनना स्टार्ट होगा, ऐसा। ये अपना वाई एक्सिस है और इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो अपना -4 हो जाएगा, देख लो। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक है। प्रभाव, जैसे पहला वाला थोड़ा सा ना वाइड बनाया है ना, वैसे दूसरा वाला भी वाइड बना, है ना? बाकी ठीक है। अब सुनो, ये ग्राफ तो हमारा बन गया, ठीक है। और एक दो ग्राफ बनाते आ जाओ। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 e⁻⁻x। प्लॉट करो। अब देखो, अब ना आप ग्राफ के बारे में बेसिक बेसिक आइडिया सीख चुके हो तो आप दिमाग लगाओ। हम जो बातें बार बार बोलते हैं आप उनको खुद ट्राई करो। ओरिजिन से पास होगा या नहीं, सिमेट्रिसिटी होगी या नहीं, एक्स के बढ़ने से वाई का क्या होगा, एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू क्या होगा, ये सब चेक करो आप। आप ग्राफ बनाइए, हमको मतलब नहीं है। एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अपने को कोई मतलब नहीं है, हमको ग्राफ चाहिए, ग्राफ बनाओ। रफली आप ग्राफ स्केच कर दो। हम एग्जैक्ट ग्राफ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ रफली बढ़िया सा ग्राफ बना लो।
रिधिमा रिधिमा पूरा बना ग्राफ को, लिमिटेड रीजन के लिए तूने ग्राफ बनाया है। देखो मैं समझाता हूँ, फिर वही बात है, कोई नई बात नहीं है। देखो, जब x की वैल्यू 0 तो ये हो गया 1, तो y की वैल्यू हो गई 2, यानी इधर से कहीं पास करेगा वो। और देख लेते हैं, when x tends to infinity y is equal to 2 e raised to the power infinity, यानी 2 बाई ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी, और e की वैल्यू होती है 2.73, और इसका पावर इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी हो गया, एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी y टेंड्स टू 0, और दूसरा व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ जो है बन जाएगा ऐसा, यहां से लाओ ऐसे बना दो, खेल खत्म। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इस पॉइंट से पास कर रहा है, बन गया ग्राफ, क्या दिक्कत है इसमें, बोलो। और देखते आओ। अब जैसे मैंने आपको तीन ग्राफ दे दिया है, y इज इक्वल टू 2/x, y इज इक्वल टू 2/x² और y इज इक्वल टू 2/x³, और मैंने आपको तीन ग्राफ भी प्लॉट कर दिए हैं। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ये है। अपने को जानना है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए सही है। ये ए है, ये बी है, ये सी। कौन सा कर्व किस इक्वेशन को मैच करेगा, अपने को ये जानना है। बताओ जरा। अरे क्या बोल रहे हो, बताओ जरा मुझे। तो ध्यान से देखो, इसको पकड़ने का तरीका बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो। ये एक पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे तीनों का एक्स भी सेम है और तीनों का वाई भी सेम है। क्या आप मुझे यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो? हाँ बेटा बताओ, क्या आप मुझे तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो? वो है x इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, 1 डालने से सब में y की वैल्यू सेम ही आ रही है, 2।
तो अगर हम 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू x की चूज कर ले तो साफ दिखता है कि y की वैल्यू यहाँ, ये यहाँ। मतलब जब हम x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं >1 तो सबसे कम y अपने को मिल रहा है थर्ड में। तो आप देखो सबसे कम y आपको c में मिलने वाला है। इसका मतलब थर्ड वाला ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। उससे बड़ा वैल्यू आपको बी में मिलेगा, यानी 2 वाला ग्राफ जो है वो बी को रिप्रेजेंट करेगा और 1 वाला जो ग्राफ है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो। हाँ, यही काम आप एक और कर सकते थे। आप कह सकते थे कि सर इधर भी तो चेक कर लो, इधर एक्स की वैल्यू हाफ होगी तो हाफ डाल के देख लो। हाफ डाल के देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें आएगी, यानी ऑरेंज वाला बन जाता, मतलब थर्ड बन जाता सी। देख लो वही दिख रहा है कि बाद जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो आ रही है वाइट लाइन में, तो वाइट लाइन में देख लो दिख रहा है वो बी हो जाएगा। तो बोलो समझ में आया क्या? तेजस जी, ए का ग्राफ लीनियर कहाँ से होगा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन कहाँ से ले आया? कहने का मतलब मेरा ये है, तो मुझे एक बात बताओ, सुनो। मान लो मैंने ये काम किया, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस। मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया। आप मुझे बता सकते हो कि ये ग्राफ किसका है, ए बी सी? मतलब हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये ग्राफ किसका है। हाँ, अगर 3 ग्राफ बने हुए हैं तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा ग्राफ किसका है। साफ समझ में आ रहा है कि भाई, जैसे मान लो इधर देखो, एग्जाम में क्या करेगा ना, आपको फंसाने के लिए कभी कभी आधा ग्राफ बनाएगा ऐसे। कभी कभी क्या करेगा, आधा ग्राफ बनाएगा, बोलेगा आप पहचानो कौन सा किसके लिए है। कौन सा ग्राफ किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ जरा मुझे। भाई आपको दिक्कत हो रही है आधे ग्राफ में, तो आप क्या करें, जब भी दिखे आपको ग्राफ आधा अधूरा तो आप उसको कर ले पूरा। ऐसे ही तो देखिएगा, देखो। और एक बार ग्राफ जैसे ही पूरा बन गया तो हमारा काम बन गया। कभी ग्राफ हो सकता है कि आपको ये आधा नहीं दे के पिछला आधा दे दे। कोई दिक्कत फिर नहीं है। आप क्या करो कि ग्राफ जब भी दे आपको आधा अधूरा तो आप कर लो उसको पूरा, और पूरा करते ही आपको सब कहानी मालूम चल जाएगा। बोलो। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा सा और समझाते हैं इसको। देखो, मेरा कहना है कि
जब कभी भी आपको इसका ग्राफ बनाना पड़े, y इज इक्वल टू 1/x⁻n, where n is greater than 1, 1.5, 1.6, 1.7, 2, 2.5, 3, कुछ भी हो, तो ऐसे ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट करके बना ले फंक्शन, तो आ गया y इज इक्वल टू ऐसा। और सब कुछ भूल जाओ और पहले इसका ग्राफ बनाओ। ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो। बच्चा बोला चलो आपकी बात तो हम समझ गए। बच्चा बोला हम आपकी बात समझ गए, n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमने ग्राफ बना लिया, अगर 2 हो तो क्या करेंगे? तो मेरा कहना है कि जब n की वैल्यू इससे ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे, आप अपने ग्राफ को क्लॉकवाइज सेंस में थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। कैसे? ऐसे। वाइट वाला जो कर्व है वो बना हुआ है n इज इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन जो डॉटेड लाइन बना हुआ है वो n ग्रेटर देन 1 के लिए। अब ग्रेटर देन 1 में 1.2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने को कभी इसका ग्राफ बनाना पड़े, y इज इक्वल टू 2/x/x², y इज इक्वल टू 2/x³ या 2/x4, जो भी आ जाए, अपने को टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ भूल जाओ और सबसे पहले y इज इक्वल टू 2/x का ग्राफ बनाओ। y इज इक्वल टू 2/x गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बन गया। और ये ग्राफ मैंने बनाया है n इज इक्वल टू 1 के लिए, देख लो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। अब एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस दिस ग्राफ रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए बनाना है तो थोड़ा सा घुमा दो, 3 के लिए बनाना है थोड़ा और घुमा दो, 4 के लिए घुमाना है, बनाना है थोड़ा सा और घुमा दो। क्या मेरी बात समझ में आया या नहीं आया? हाँ मुझे। अब एक बात सुनो, बच्चा बोला सर एक बात तो समझ में आ गया मुझे कि ये वाला तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, फिर इनका नाम क्या होगा? ये तीनों दिखते भी एक जैसे हैं, है ना? ये तीनों दिखते भी एक जैसे हैं, तो इनका नाम क्या रखे बताओ जरा। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो एक ही हो सकता है, जो कि है y इज इक्वल टू 2/x। बाकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे दिख रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी उनसे मैच हो रही है, तो उनको भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ी बोलेंगे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो हजारों करोड़ों ग्राफ हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई नाम वाम होता नहीं है, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए कहते हैं कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ है। क्लियर है नाम सबको? और ये समझ में आ चुका है कि भाई हाँ, कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी ये ग्राफ क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता चला जाएगा। तो ध्यान रखें कि जब कभी भी आपको इसका ग्राफ बनाना हो, सबसे पहले एन इज इक्वल टू 1 डाल के ग्राफ बनाए, और फिर जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाए ग्राफ को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करते चले जाओ। क्लियर है ये बात सबको? ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। अगर तुम पढ़े होते तो हम समझा भी दिए होते। पढ़े हो क्या आइसोथर्मल एडियाबेटिक पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो छोड़ो, हटाओ, क्यों दिमाग लगाए फिर अभी। फिर छोड़ो। तो ये हो गया एक ग्राफ, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ग्राफ था। जैसे मुझे बताओ, जैसे ये है, अपने को ना इसका ग्राफ प्लॉट करना है। कौन सा ग्राफ है हमें नहीं मालूम है, लेकिन आओ ट्राई मारो एक बार। जितनी बातें आप सोच सकते हो सोचो और बनाओ, बन जाएगा। आप जितनी बातें सोच सकते हो सोचो। रिधिमा दोनों साइड में ग्राफ बना बेटा, पॉजिटिव एक्स के लिए भी नेगेटिव एक्स के लिए भी।
हाँ जी, क्या ग्राफ आया बताओ। प्रभव जी, यश जी, रिधिमा जी, सबका ग्राफ ठीक है वैसे। हाँ ठीक है, अभी आपकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है, मैं अभी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको वो। हाँ ठीक कह रहे हो आप। सिमेट्रिकल होगा, समझ में आ रहा है देख के। एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई घटेगा, वाई मैक्सिमम होगा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी, यानी वाई मैक्स की वैल्यू टू आ रही है। यानी ग्राफ कुल मिला के ऐसा बनने वाला है। ऐसा कह लो या फिर अब ऐसा कह लो। जैसे मैंने बताया था कि ये वाला जो मैंने बनाया पहले वो सही है ना, वो आगे हम प्रूव कर देंगे कि यही वाला ही क्यों सही है। ये ग्राफ बन गया। कहने का मतलब क्या है कि पहले भी हमने ऐसे ग्राफ बनाए हैं, ठीक है ना, लेकिन आज जो ग्राफ हम बना रहे हैं उसका सेफ हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। अपने को ये कोई नहीं कहता है कि आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओ, हमारा टारगेट होता है कि आप रफली ग्राफ बनाओ। तो हमको रफली ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है? अभी थोड़ा बहुत काम हमारा बाकी है ग्राफ का, जो हम स्लोप के बाद कंप्लीट करेंगे। तो आओ थोड़ा सा हम आपको स्लोप वगैरह डेरिवेटिव वगैरह समझाते हैं, आ जाओ। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है और क्यों जरूरी है ना, ये अपने को सीखना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आओ पहले हम समझाते हैं कि डिफरेंशिएशन जरूरी क्यों है। देखो इधर, जैसे मान लो, हम बच्चों को ना हमेशा एक बात समझाते हैं कि लाइफ में ना रेट का बड़ा रोल है। कि लाइफ में रेट का बड़ा रोल है, हर चीज का रेट। जैसे हम बोले कि एक आदमी है ये, इसके बॉडी से हमने 1 कूलम का चार्ज पास कराया 100 सेकेंड में। तो अगर 1 कूलम का चार्ज इसके बॉडी से 100 सेकेंड से पास हुआ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया? 1 कूलम बाई 100 सेकेंड। और जिस रेट से बॉडी में चार्ज का फ्लो हो रहा है, दैट रेट इज बेसिकली कॉल्ड करंट। तो उस बॉडी से करंट आ गया 0.01 एम्पियर का। ठीक है। अब इसी आदमी के शरीर में हमने 1 कूलम का चार्ज 0.001 सेकेंड में फ्लो कराया। तो अब इस बॉडी से जो चार्ज के फ्लो होने का रेट है, दैट विल बी 1 कूलम डिवाइडेड बाय 0.01 सेकेंड, यानी आ गया 100 एम्पीयर। आप देखो, वही चार्ज जब मैंने 100 सेकेंड में फ्लो कराया तो करंट की वैल्यू कुछ और आई, बहुत कम करंट आया। लेकिन जब वही 1 कूलम का चार्ज 0.01 सेकेंड में हमने फ्लो कराया तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई। और हो सकता है कि इतना बड़ा करंट वो आदमी बर्दाश्त ना कर सके और दुनिया से भी चल बसे। अगर ये आदमी दुनिया से चल बसा, तो इस आदमी के लिए जो 0.01 सेकेंड है वो उसके जीवन के अमूल्य क्षण होंगे, क्योंकि उन क्षणों के बाद शायद वो आदमी जिंदा ना रहे। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंस यहाँ चार्ज का नहीं है, इम्पोर्टेंस यहाँ टाइम का है। मतलब इम्पोर्टेंस यहाँ ओवरऑल रेट का है, रेट। तो रेट का जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं, है ना, कभी कभी हम लोग घर मान लो आप इधर रहते हो या आपका घर है, बगल में कोई रहता है, आप देखते रहते हो यार, ये बगल वाला जो है कुछ करता वर्ता तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से इतने पैसे ला रहा है।
कभी बड़ा घर बना लेता है, कभी गाड़ी खरीद लेता है, कभी दो गाड़ी खरीद लेता है। मतलब इसके वेल्थ के ग्रो होने का रेट रेट ज्यादा है कम? ज्यादा। देखो, रेट में कौन कौन है? ऊपर है वेल्थ और नीचे है टाइम। मतलब आप जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठा किए, यानी वेल्थ भी ज्यादा टाइम भी कम, दोनों फैक्टर मिलकर रेट को क्या किया? बढ़ा दिया। दोनों फैक्टर मिलके रेट को बढ़ा दिया। अब इसको जरा फील करते आ जाओ। रेट को ना फील करना है रियल लाइफ में। मुझे एक बात बताओ, एक कार है जो 100 मीटर का डिस्टेंस, 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है 10 सेकंड में। एक कार है जो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10 सेकंड में। 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। और एक दूसरी कार है भाई, 100 मीटर 1 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने का रेट किसका ज्यादा है? डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट किसका ज्यादा है बेटा, लोग बताओ। डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट रेट बताओ। दूसरे वाले का। क्या डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट ही तो वेलोसिटी होता है? तो समझ में आया कि ओ, कम डिस्टेंस, है ना, कम डिस्टेंस कम टाइम, या मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का रेट ज्यादा, मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा। बोलो, फील आया क्या थोड़ा सा? फिर एक बात सुनो, और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। जब गाड़ी को तेज भगाना होता है तो हम लोग ना एक्सलरेटर बड़ा जोर से दबाते हैं। एक्सलरेटर को हार्ड प्रेस करके आप क्या बदलते हो? किस चीज का रेट बदलते हो आप? हाँ, आप वेलोसिटी या फिर स्पीड का रेट बदलते हो। मतलब ये हो गया कि इस किसी कार की वेलोसिटी जितना जल्दी जल्दी बदलेगी, बढ़ेगी, वो कार उतना ही ज्यादा एक्सलरेट हो रहा होगा। बोलो हाँ कि ना? तो रेट को ना समझना है, फील करना है अपने को, रेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। बच्चा कह रहा है सर कहाँ से रेट ले आए आप, डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाले थे कहाँ से रेट रेट चालू हो गए? तो डिफरेंशिएशन का रिलेशन रेट के साथ ही होता है। कैसे होता है आओ समझाते हैं एक बार आपको, ध्यान से समझना जरा। डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है, ना पढ़े तो क्या दिक्कत है? देखो, ये हमने एक्स और वाई एक्सिस अपना मार्क कर दिया, ठीक है। और कोई कर्व अपने को बनाना है तो हम एक कर्व बना लेते हैं। मान लो ये कर्व मैंने बना लिया, ऐसा मैंने कर्व बना लिया।
ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस। ध्यान से देखना, जरा समझना अच्छे से एकदम। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट डालो तो टेंजेंट कुछ ऐसा दिख जाएगा अपने को। ऐसा। और जब हम यहाँ टेंजेंट डालेंगे इधर कहीं, वो टेंजेंट दिखेगा ऐसा। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये एंगल अगर थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2, और समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला लाइन अपना ऐसा है और एक दूसरा लाइन बना ले तो ये ऐसा दिखता है, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन। क्या? हाँ, साफ दिख रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। अब एक बात सुनो, फिर हम ये सब डिस्कशन बाद में करेंगे। अब एक बात समझाता हूँ, देखो मान लो कि ये कोई, मान लो कि ये रेवाड़ी है जहाँ पे अभी हम हैं, और ये दिल्ली का रोहिणी है। ठीक है। रास्ता कुछ ऐसे वैसे ऐसे ऐसे गया होगा। मान लो एक कार वाला यहाँ से चला, कार वाले को हम बोले भाई तुझे आलोक सर के घर जाना है, तो बोला सर एक काम करो, मेरा कार का रीडिंग अभी नोट कर लो। मैंने बोला ठीक है भाई, कार का रीडिंग इसका नोट कर लिए। बोला सर ये भी नोट कर लो हम कितने बजे जा रहे हैं, वरना बाद में आप बोलोगे हम फाकी मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। चलो ठीक है। तो कार का रीडिंग भी मैंने नोट कर लिया और कार जितने बजे यहाँ से निकला मैंने वो भी नोट कर लिया। अब वो पहुंच गया आलोक सर के घर पे। आलोक सर के घर पे पहुंचा, बोला सर हम पहुंच गए। हम पहुंच गए तो रीडिंग बता। उसने मुझे यहाँ का रीडिंग बता दिया और मैंने देख लिया कि हाँ वो कितने बजे पहुंचा। रेवाड़ी पे रीडिंग मुझे कार का पता था। अब मुझे रोहिणी में रीडिंग मालूम चल गया है। मैंने दोनों रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें डिस्टेंस कवर्ड मिल गया। कि कार तो जिगजैग पाथ ही जाएगा तो डिस्टेंस ही कवर करेगा, तो अपने को डिस्टेंस कवर मालूम चल गया। जब वो रेवाड़ी से गया था उस समय मैंने टाइम नोट कर लिया था, और जब आलोक सर के घर पहुंचा उसने फोन किया, मैंने फिर से टाइम नोट कर लिया। मैंने दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मुझे टाइम टेकन मिल गया? तो हाँ। मैंने बोला एक काम करता हूँ यार, ये डिस्टेंस कवर निकाल ही रखा है, टाइम टेबल निकाल रखा है, दोनों को कर देता हूँ डिवाइड। ये क्वांटिटी मुझे क्या बताएगा? देखो बेटा, एक बात ध्यान रखें कि दुनिया में स्पीड होता ही नहीं है, पहली तो बात ये जान लो। दुनिया में दो ही तरह का स्पीड होता है, एक इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज। तुम मुझे बताओ ये कौन सा वाला है? ये एवरेज वाला है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ध्यान से सुनना, अभी कहानी सुना रहे हैं हम। मान लो ये एवरेज निकल के आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब रेवाड़ी और इसके बीच में कहीं एक शहर आ गया, मान लो झज्जर। लोग जानते नहीं होंगे लेकिन आता है। ठीक है, उसके पहले एक बहादुरगढ़ भी यहाँ आएगा, ऐसा होता है।
बहादुरगढ़। सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एवरेज निकाला और एवरेज मेरा 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो क्या कार वाला हमेशा 50 की रफ्तार से भागा था क्या? बताओ मुझे कि कार वाला क्या लगातार 50 की रफ्तार से भागा था? कभी उसका स्पीड 50 से ज्यादा भी रहा होगा, कहीं पे वो रुका भी होगा खाना वाना खाने के लिए, हो सकता है कहीं पे खूब तेज भगाया भी होगा, है ना? तो मैंने उसको पूछा कि भाई एक बात बता, जब तू झज्जर को क्रॉस कर रहा था ना, बाय एज्यूमिंग झज्जर टू बी जस्ट लाइक ए पॉइंट, जब तू झज्जर को क्रॉस कर रहा था उस समय तेरी स्पीड कितनी रही थी? वो बोला सर 70 किलोमीटर पर आवर, मान लो। बोला हम जब झज्जर को क्रॉस कर रहे थे ना, तो मेरी स्पीड जो रही थी वो रही थी 70 किलोमीटर पर आवर। बोले बहादुरगढ़ को, तो बोला सर वहाँ स्पीड मेरा घट गया था 20 किलोमीटर पर आवर, ट्रैफिक आ गया था। तो मुझे एक बात बताओ कि झज्जर पे कैलकुलेट किया गया जो स्पीड है वो उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड है। बहादुरगढ़ के इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया गया स्पीड वो बहादुरगढ़ का इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अच्छा, बोला एक बात बताओ सर, एवरेज वाला तो मुझे समझ में आता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, कि इंस्टेंटेनियस वाला कैसे कैलकुलेट करे, बताओ जरा हमको। हम बोले आओ समझाते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा। मान लो जैसे आपका मन बन गया कि हमको झज्जर में कार का इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। ध्यान से सुनना बेटा, एकदम देखो कहानी सुना रहा हूँ, कहानी से सब बात समझ में आ जाएगा। प्रभा कुछ बोल रहा है क्या? हाँ सुनो मेरी बात। मैंने बोला कि, बच्चा बोला कि सर सामू बोले सर हमको ना झज्जर में स्पीड चाहिए। हम बोले चल बेटा, झज्जर में स्पीड चाहिए, निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे ये झज्जर है और झज्जर से एकदम बगल की दूरी पे, मतलब आप ये समझो कि झज्जर अगर 1 किलोमीटर है यहाँ से, होगा नहीं, ज्यादा है, तो जो मैंने अगला शहर पकड़ा जिसका नाम है पज्जर, पज्जर है नहीं, मैंने हाइपोथेटिकली डिफाइन कर दिया है। एंड झज्जर एंड पज्जर आर separated by a distance of 10 raised to the power -6 किलोमीटर। मैंने क्या किया, हमको जहां पे इंस्टेंटेनियस निकालना था, नेक्स्ट टू उस जगह के हमने एक हाइपोथेटिकल जगह का नाम रख दिया पज्जर। और झज्जर और पज्जर के बीच का डिस्टेंस है 10 raised to the power -6 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या झज्जर और पज्जर के बीच में कार का स्पीड हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं क्या? क्योंकि डिस्टेंस बड़ा छोटा है। अरे झज्जर पज्जर तो यूं बीत जाएगा, क्योंकि 10 raised to the power -6 किलोमीटर आप सोच भी ना पाओगे, खत्म हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना जरा, पहले यहाँ देखो। अगर कार का रेटिंग यहाँ पे अगर एक्स था, या ऐसा कर लो एक्स आई था, और कार का रीडिंग यहाँ पे एक्सएफ था, टाइम का रीडिंग यहाँ पे टी आई था, और टाइम का रीडिंग यहाँ पे टी एफ था,
का मतलब है कि एक्स एफ माइनस एक्स आई ओवर टी एफ माइनस टी आई, दिस इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और इसको और आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है ना, ये आ गया डेल्टा। जब भी हम लिखते हैं ना डेल्टा, इसका मतलब है कि बड़ा चेंज है, छोटा चेंज नहीं है, ये बड़े चेंज की बात कर रहे हैं। लेकिन झज्जर और पज्जर जो है वो बड़े दूर तो है नहीं, तो कैसे लिखते हैं सुनो। मान लो झज्जर पज्जर एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, बाई चांस मान लो ये झज्जर है, ये पज्जर है। तो झज्जर बेटा अगर एक्स है, तो पज्जर जो दूरी होगी उसकी स्टार्टिंग से वो होगी एक्स प्लस डी एक्स। डेल्टा एक्स क्यों नहीं किए? क्योंकि अभी मैंने बताया है एक्स एक्स। हाँ हाँ सब बता रहे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मेरा कहना है कि बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा और छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करता है डीएक्स। डीएक्स का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻⁶। और बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है कौन? वो है डेल्टा एक्स। बड़ा चेंज जब आएगा तो डेल्टा, छोटा चेंज जब आएगा तो डी। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो झज्जर अगर एक्स पे लोकेटेड है, तो पज्जर एक्स प्लस डी एक्स पे लोकेटेड है। झज्जर पे टाइम अगर टी था, तो झज्जर से पज्जर पहुंचने में हमको बड़ा टाइम लगेगा या छोटा? टी, बिल्कुल सही। तो पज्जर का टाइम होगा टी प्लस डी टी। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हम झज्जर से पज्जर के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाल ले, तो वो क्या झज्जर का भी इंस्टेंटेनियस स्पीड बनेगा और पज्जर का भी बनेगा? तो झज्जर और पज्जर के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगा, क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है वो तो है डीएक्स, जो टाइम लगा वो है dt। इस छोटे से इंस्टेंट में कैलकुलेट किया गया एवरेज वेलोसिटी ही इत्तेफाक से क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस रेट से x की वैल्यू बदल रही है, दैट रेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि छोटे रेंज में जब एवरेज निकाले तो इंस्टेंटेनियस मिला, और बड़े रेंज में जब एवरेज निकाले तो एवरेज मिला। बोलो। यहां से हम आपको जो एक बात समझाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो एक्स आई है 3, एक्स एफ है 10, इन दोनों के चेंज को क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स या डी एक्स? इन दोनों के चेंज को क्या लिखा जाएगा बताइए, डेल्टा एक्स या डी एक्स?
ऑब्वियसली डेल्टा एक्स। लेकिन अगर कल को मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ जाए 1.0034 माइनस 1.0013, तो ये dx होगा। मतलब चेंज छोटा तो dx, चेंज बड़ा तो डेल्टा एक्स। टाइम में छोटा चेंज तो dt, टाइम में बड़ा चेंज तो डेल्टा टी, फोर्स में बड़ा चेंज तो डेल्टा एफ। सब जगह ये बात वैलिड रहता है। हम सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाह रहे थे कि आप समझ गए हो, पहले ये बताओ। अब चलो, अब हम आते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन का जरूरत ही क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो आप फालतू का डिफरेंशिएशन हमको, आओ समझाते हैं। ध्यान से देखो, मान लो ये कोई कर्व प्लॉटेड है, ठीक है। एक पॉइंट मेरा ये है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। एक पॉइंट मेरा ये है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। मुझे एक बात ठंडे दिमाग से बताओ, दोनों पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो दोनों पॉइंट पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप सेम या डिफरेंट? साफ दिख रहा है डिफरेंट है। यहाँ डालोगे तो टेंजेंट ऐसा नजर आएगा, यहाँ डालोगे तो टेंजेंट ऐसा नजर आएगा। दोनों का स्लोप एकदम ही अलग अलग है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो, अब ये है y है और ये x है, ध्यान से समझना जरा। मान लो ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x y, तो मैंने इसके ऊपर टेंजेंट डाल दिया तो भाई टेंजेंट आ गया ऐसा। इस पॉइंट के बगल में एकदम नजदीक लग रहा है वो, जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा x प्लस डी एक्स एंड y प्लस डी वाई। हाँ या ना पहले ये बता दो मुझे। एक्स वाई पॉइंट से दूसरा बहुत क्लोज पॉइंट है, बहुत क्लोज, उसका कोऑर्डिनेट इस फॉर्म का होगा, हाँ या ना? हाँ, तो सुनो ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट डाले तो दोनों टेंजेंट का स्लोप ऑलमोस्ट सेम कि एकदम ही डिफरेंट, ये बताओ। दोनों पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सही। अब इस छोटे से चीज को हम 32x जूम कर रहे हैं। कैमरा में होता है ना जूम, जूम कर रहे हैं अब। तो जूम करेंगे ना तो बड़ा सा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा देख। एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ। इसका कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा वाई और इसका कोऑर्डिनेट होगा x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई। ये दोनों बड़े क्लोज पॉइंट है तो दोनों को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और क्या ये स्ट्रेट लाइन यही वाला है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है? बताओ। अरे ये दोनों पॉइंट तो इतने क्लोज हैं कि आप दोनों को नेकेड आई से देख भी ना पाओ, आपको लगेगा दोनों एक ही पॉइंट है जो मर्ज हो रहे हैं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है
समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल भी थीटा है, मतलब ये वाला एंगल भी थीटा है। ये कितना है देखो तो, ये वाला मतलब ये वाला है dy, और ये वाला ध्यान से देखो तो ये है dx। देखो तो है क्या? नहीं प्रभाव, डी थीटा नहीं लेंगे, थीटा तो बड़ा है। नहीं नहीं, अरे थीटा तो बड़ा है, ये थीटा है, वो तो कांस्टेंट है, उसको क्यों डेल्टा ले रहा है? डेल्टा थीटा लेगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि तू तो कह रहा है कि दोनों का एंगल सेम ही है। जब दोनों का एंगल सेम है तो चेंज लेगा तो जीरो हो जाएगा। अब सुन मेरी बात पहले, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ tan थीटा अगर निकालोगे, tan थीटा आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और आप देख सकते हो कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन है वो tan थीटा के इक्वल है। और अभी हमने प्रूव कर दिया है कि tan थीटा इज dy बाई डी एक्स। मतलब अगर हमको dy बाई डी एक्स आ गया तो हम किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन की वैल्यू निकाल पाएंगे, इसीलिए हमको डिफरेंशिएशन सीखना है। समझ गए बात को? अब थोड़ी चालाकी यूज करते हैं, ठीक है? या चलो पहले अभी छोड़ते, बाद में आते हैं इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ते, आ जाओ। देखो इधर, तो कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स है जो आप जानते हैं, उनको हम तेजी से लिखवाते हैं। कुछ कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना? हम जैसे नंबर वन, आप ये अभी मत पूछना कि सर ये आया कहाँ से, क्योंकि हम अभी हम आपको मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये मैथ का काम रहता है। फिर भी अपने को एप्लीकेशन करना है तो सीखना पड़ेगा। तो साइन, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ है इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, इसके रेस्पेक्ट में। जैसे ये था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को हम रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रख लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स। नंबर टू, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is माइनस साइन x। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। बाकी चार और होते हैं, हमारे लिए काम का नहीं है, आप उसको डिराइव कर सकोगे, आगे हम आपको समझा देंगे। ठीक है? कौन कौन है वो? tan, cot, secant, cosec, सब लिख लो, छोड़ दो, आगे आप खुद ही प्रूव कर लोगे, हम बता देंगे आपको। जगह बना के छोड़ दो इनके लिए। tan x का डेरिवेटिव आप खुद प्रूव कर लोगे, cot x का डेरिवेटिव खुद कर लोगे। तो रटना तो है ही आपको, तो हम चाहते कि आप मिनिमम रटो, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आप। है ना? ये हमने ऐसा कर दिया। ये सब का डेरिवेटिव छोड़ दो, आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना? नोट कर लो इसको पहले।
दो याद रखे, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ज्यादा परेशानी नहीं है आपको, दो याद रखो फिलहाल, नोट करो। ये माइनस कहाँ से आया? हाँ बेटा, ये लर्न करना है, इसमें अब कोई ये मैथ का चीज है। हम आपको मिनिमम से मिनिमम रटवाएंगे, आप चिंता ना करो, दो चार तो याद रखो। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसमें क्या रटना है रे? क्या ना, हम इनके डेरिवेटिव में बेसिक में जाएंगे ना, और लेंदी हो जाएगा, जो हमारे काम का तो है नहीं, तुम क्यों माथा बच्ची करें। ठीक है ना? अब सुनो, ये दो हो गए, बाकी ये चार आप डिराइव कर लोगे, हम बता देंगे कैसे करना है। आगे बढ़ो। अब थोड़ा से आ जाते हैं हम लोग इसमें, जो कि बड़ा काम का है, सेवेंथ में, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन। इसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन। Differentiation of x raised to the power n is equal to nx raised to the power n minus वन। ये n के हर वैल्यू के लिए काम करेगा, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, सब में काम करेगा ये। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, हाँ ये ध्यान रखना कि ये और ये सेम होना चाहिए। फॉर्मूला डाल दो, देखो, टू एक्स टू माइनस वन, आंसर इज टू एक्स। कल को बोला कि जी रूट एक्स का डेरिवेटिव करके दिखाओ, तो रूट एक्स को हम लिख पाएंगे एक्स रेस टू द पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स। बस चालू हो जाओ, वन बाई टू एक्स, वन बाई टू माइनस वन, ये आ जाएगा वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको वन बाई टू रूट एक्स लिख लो। किसी भी पावर के लिए काम करेगा, जैसे मान लो हमको करना है वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉरी, तो हम इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू द पावर माइनस वन बाई टू। और जैसे एक बार फॉर्म आ गया फिर तो कोई पंगा है ही नहीं, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स का पावर माइनस थ्री बाई टू, यानी इसको और लिख दो वन बाई टू एक्स का पावर थ्री बाई टू। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एट्थ में, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, इसको प्रूव करके दिखाओ, हम देखते हैं कौन बच्चा प्रूव करके दिखा सकता है। इसका डेरिवेटिव जो जीरो आएगा, कौन मुझे प्रूव, अच्छा वाला प्रूव करके दिखाएगा, जिससे एकदम मन खुश हो जाए। बताओ जरा। नहीं रिधिमा, ये सही तो है, लेकिन इससे मेरा मन खुश नहीं हुआ। अब तुम लोग समझ तो गए होगे ना कि मेरा मन एकदम सॉलिड वाला एक्सप्लेनेशन में खुश होता है। जुगाड़बाजी वाले एक्सप्लेनेशन में अपने को मजा नहीं आता है।
बताओ जरा, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो क्यों होता है? तो सारे लोग ना वो जुगाड़बाजी कर रहे हैं, आओ मैं समझाता हूँ, देखो। इतना भी क्यों एफर्ट कर रहे थे? कांस्टेंट है ना ये, मैंने इसका नाम सपोज पी रख दिया। तो पी अगर कांस्टेंट है तो डीपी, डीपी का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन पी, कितना होगा? अरे कोई चीज अगर कसम खा के बैठा है कि हम बदलेंगे नहीं, तो उसका चेंज कितना होगा? छोटा चेंज हो या बड़ा चेंज हो, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज की वैल्यू जीरो आएगी, और क्या होगा? तो डीपी हो गया जीरो, इसको जो होता है होने दो, आंसर आ गया जीरो। अब तुम लोगों ने एक जुगाड़बाजी किया है, क्या किया है, सेवेंथ वाले में एक्स की वैल्यू को जीरो डाल दिए हो। जब तुमने एक्स की वैल्यू को जीरो डाल दिया यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव अपना हो गया जीरो इंटू एक्स इंटू जीरो माइनस वन, मतलब जीरो। और एक्स रेस टू पावर जीरो इज वन। इससे तो ये प्रूफ हुआ कि वन का डेरिवेटिव जीरो है बेटा। हम तो चाह रहे किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव प्रूफ करे, तो आओ बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन समझाते हैं, देखो। ध्यान से सुनो और समझो। जैसे ऐसा है, अपने को ये प्रूव करना है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। ये बेसिकली y तो है, यानी कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है? जरा बना के दिखाओ तो। कांस्टेंट की जगह पे डाल के कर देंगे ना, हमको थोड़ा तेजस देखना एक बार। पहले मुझे बताओ, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, अपने तो पढ़े हैं ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऐसा ऐसा बन जाएगा। ध्यान तो सुनना, तो बड़ा अच्छा फील आएगा आपको। देख इधर, यानी ऐसे ऐसे लाइन बनने हैं अपने। ऐसे ऐसे लाइन बनाना है अपने को। ऐसा। अब ध्यान से देखो, ये अपना है, और हमने आज ही सीखा है कि अगर हम dy बाई डी एक्स निकाल ले, तो अपने को dy बाई डी एक्स ही तो चाहिए। और dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप। क्या चमक गया, या कुछ बताना पड़ेगा हमको? अरे सबको चमका क्या, पहले ये बताओ। हाँ भाई, देखो क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। अरे किसी भी लाइन को पकड़ लो, हर लाइन का स्लोप जब निकालोगे तो सब लाइन का स्लोप जीरो आएगा, सब लाइन का स्लोप जीरो आएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो आएगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि अगर y की जगह कांस्टेंट डाल दो तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो कई तरीके से हम देख सकते हैं, खास बात नहीं है वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया, आओ थोड़ा और आगे बढ़े।
डेरिवेटिव ऑफ ln x, वही ln x जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग के क्लास में किए थे। तो मैंने बताया था कि जब भी ln x लिखा हुआ रहता है इसका मतलब है कि log x बेस e, कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, तो ln x का डेरिवेटिव आप ध्यान रखें, ये होता है 1/x। जो भी नंबर था देख लो, अब नंबर मिसमैच हो गया मेरे लिए। और एक ध्यान रखना है आपको, ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, ये वही एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसकी वैल्यू 2.73 हम बता चुके हैं आपको। तो ध्यान रखेंगे ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वही रहता है, ई रेस टू द पावर एक्स, कुछ नहीं बदलता है इसमें। ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वही रहता है, कुछ बदलता नहीं है इसमें। फिलहाल हमको डेरिवेटिव में इतनी बातें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, चलो आओ थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है वो भी समझा देते हैं। देखो, हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखो। पहला, कभी भी आपको अगर ऐसा फंक्शन दिया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू एफ एक्स, ठीक है, हियर k सम कांस्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आपको डिफरेंशिएशन करते वक्त कांस्टेंट को बाहर करना है और एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है। जब भी आपको k इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो आप k को बाहर करेंगे, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, सपोज अपने को 3x² को डिफरेंशिएट करना है, तो समझ में आ रहा है कि ये तो कांस्टेंट है, तो पहला काम है कांस्टेंट को बाहर कीजिए, तो 3 चला जाएगा बाहर और डेरिवेटिव हो जाएगा x² का। और इसके बाद की कहानी हम लोग आज ही देखें। 3 को एकदम बाहर रखो, क्या आएगा 2x2 - 1, यानी आंसर हो गया 6x। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin x। कांस्टेंट 2 है, सबसे पहला काम 2 को बाहर करना है और sin x का डेरिवेटिव करना है। आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x, तो ये हो गया ऐसा, काम खत्म। ये तो था प्रॉपर्टी नंबर 1 कि कांस्टेंट जब भी आए तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, सीधी सी बात है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है, दो चीजें प्लस के फॉर्म में हो, दो चीजें माइनस के फॉर्म में हो, दो या तीन चार पांच कुछ भी हो, सबके लिए एक ही रूल होता है कि आप डिफरेंशिएट करके ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करके डिफरेंशिएट करो या फिर डिफरेंशिएट करके ऐड करो, बात बराबर है। हम कह रहे हैं बेटा कि ऐड करके डिफरेंशिएट करो या डिफरेंशिएट करके ऐड करो, बात बराबर। माइनस के लिए भी ये बात वैलिड है, आप देख लो। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से।
जैसे मान लो अपने को डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि ये वाला a प्लस बी का फॉर्म है, तो सबसे पहला काम है दोनों को अलग अलग कर ले। ऐसा। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है, कई बार यूज कर चुके। और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। अब देखो कितनी काम आसानी से हो गया हमारा, ठीक है। एक तो ये समझ में आ गया भाई कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करना है। एक एग्जांपल और ले लेते आओ। जैसे मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है साइन स्क्वायर, नहीं अभी हमने एडिशन सीखा है ना, तो केवल एडिशन वाला ही लगाते हैं। देखो, जैसे मान लो अपने को ये करना हो, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबसे पहला काम है अलग अलग करो, और चूंकि कांस्टेंट भी है तो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगा लो, वरना फिर आपको 2 बार लिखना होगा। अलग अलग भी किए और कांस्टेंट्स को बाहर भी कर दिए, 2 बार लिखना पड़ता है इसलिए एक बार में लिख लिए हैं। ये आ गया cos x। तो आपको पता है sin x का डेरिवेटिव हो जाना है cos x, और cos का डेरिवेटिव हो जाना है माइनस साइन। देखो आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम, बस याद जो है उसको अप्लाई करो। जैसे मान लो ये है, फिर वही है, अलग अलग कर ले। dx² by dx, और कांस्टेंट है तो बाहर करना अपना फर्ज बनता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कई बार देख चुके हैं, और ln x का डेरिवेटिव बताए थे 1/x, तो देखो अपना आंसर आ गया। बोलो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोडक्ट रूल, 3rd नंबर प्रॉपर्टी है ये। प्रोडक्ट रूल, सपोज करो x की वैल्यू जो है, हाँ, a इंटू बी के फॉर्म में है। x की वैल्यू a इंटू बी के फॉर्म में है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो देखो तरीका सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मान लो करना पड़ रहा है आपको। यहाँ x लिख दिया ना, तो फिर dx कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो dx बाई dt टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ, इसमें आप फर्स्ट किसी को भी मान सकते हो, सेकंड किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी है मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइम आ गया ना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो उससे पहले ही दूर कर देते, आ जाओ। जैसे मान लो एक सिंपल सा डेरिवेटिव ले लिया है मैंने, x² इंटू साइन एक्स। तो अपना लोग इसको ले लेते हैं a, और इसको ले लेते हैं b। अब इसको a इंटू बी में एक्सपैंड कर देते हैं, क्या आएगा देखो। फर्स्ट कांस्टेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सब यहाँ x का ही टर्म है, प्लस साइन एक्स
इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बस काम हो गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होना है कॉस एक्स, और ये तो पता नहीं कितनी बार पढ़ ही चुके हो आप, 2x। आगे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो वो कर लो, तो तुम्हारी श्रद्धा है। एक चलो आप ट्राई करो। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। हाँ जी बताओ। तो समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। फर्स्ट कांस्टेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाना है कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। अब ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले लो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। लास्ट प्रॉपर्टी, इसको हम लोग डिवीजन रूल कहते हैं। डिवीजन रूल मतलब सपोज करो कि कुछ जेड की वैल्यू ए बाई बी के फॉर्म में है, एंड ए एंड बी आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो अपने को चाहिए डी जेड बाई डी एक्स। तरीका थोड़ा ध्यान रख लो, अभी अभी हम हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बाद में हम बहुत तरीका बना देंगे इसका, एक दो दिन में ही बना देंगे। नीचे आता है बी का स्क्वायर, जो नीचे है उसका स्क्वायर, शुरुआत नीचे से करना है। बी डी ए बाई डी एक्स माइनस ए डी वी बाई डी एक्स। नीचे आ गया बी स्क्वायर, शुरुआत नीचे से करना है, बी डी ए बाई डी एक्स माइनस ए डी वी बाई डी एक्स। ये है हमारा डिवीजन रूल। आओ एक तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर लेते हैं। सपोज आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि भाई साइन एक्स की जगह पे तो पहले मतलब बी की जगह पे हमारा साइन एक्स है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो नीचे तो पहले आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर आएगा साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव।
बस खेल खत्म। नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, यानी ये हो गया 2x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। बस, अब जितना एलसीएम उलसीएम ले सकते हो आप ले सकते हो, आपका काम है ये। अब करना क्या है सुनो, चलो एक दो आपको भी करा देता हूँ, नोट कर लो फटाफट जरा, फिर एक दो आपको और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अगली क्लास में हमारा टारगेट होगा ये सिंपल डिफरेंशिएशन खत्म करके कॉम्प्लिकेटेड वाले डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, और कॉम्प्लिकेटेड के बाद हम डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन समझेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्लास में टारगेट रहेगा। आ जाओ, कुछ प्रैक्टिस आप कर लो फटाफट। जैसे याद करो, मैंने आपको ना डेरिवेटिव छुड़वा दिए थे tan x वाले। अब आपको समझ में आ गया होगा कि tan x का डेरिवेटिव कैसे होगा। तो आप tan x को लिख दे sin x बाई cos x। बाकी आपको समझ में आ रहा है, इसको a एज्यूम कर लो, इसको b एज्यूम कर लो, a बाई बी वाले फॉर्मूले में ले जाओ, अपना आंसर आएगा। कॉटेक्स में भी यही कर लेना, कॉसेक में भी यही कर लेना, सब में ये डिवीजन वाला रूल लग जाएगा। तो एक तो वो चार आपको पूरे करने हैं, और कुछ सिंपल डेरिवेटिव हम दे रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 2x ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाई x। चौथा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 2 बाई रूट x। फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x। सिक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे तुम लोग कैसे करते हो। सेवेंथ डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 4 का पावर 2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एट्थ में आ जाओ, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इंटू साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ln x। और एक लास्ट ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाई ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है ना। 10 डेरिवेटिव है, सिंपल सिंपल वाला ही है, कोई खास नहीं है, आप कर सकते हो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर ले, चलो और दो चार लिख देते हैं।
ठीक है, इतना कर लेना। तो 14 क्यों छोड़े, 15 कर ही देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3/4 प्लस 2/x रेस टू द पावर 3/4। ये 15 डेरिवेटिव हैं, तो आप क्या करेंगे, आज कल में करके मुझे इसी ग्रुप में रिप्लाई कर देना, हम चेक करके भेज भी देंगे। और टाइम बच जाएगा अपना, ठीक है ना। चलो बार कोड जनरेट कर देते हैं, ये, हाँ, ताकि आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लो। ये लो, डाउनलोड कर लो।